अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। आप मुझे देख रहे हैं, मैं झूला ले रहा हूँ। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में पूरी आवाम जो है उसको झूले पे ही बिठाया हुआ है सियासतदानों ने, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडोनेशिया के शहर लॉम्बॉक के अंदर। ये साहिल समुंदर है और साहिल समुंदर में के बहुत से इलाके, क्योंकि इंडोनेशिया तो मुल्क ही जज़ायर का है। लॉम्बॉक जो है ये बुनियादी तौर पे मशरिक की तरफ यानी ईस्ट की तरफ जाएं तो उस तरफ एक इलाका है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से आते हैं तो पहले आप मलेशिया आते हैं, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया के बहुत से इलाके हैं, सुमात्रा है, फिर जकार्ता है, फिर बाली है और फिर जाके लॉम्बॉक है। आप ये कह सकते हैं कि लॉम्बॉक जो है वो ज़रा हट के है। यस, ऑस्ट्रेलिया के ये करीब है, इसीलिए लॉम्बॉक के अंदर ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट जो है आपको बहुत नज़र आते हैं। मैं आज आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो लॉम्बॉक के हवाले से है कि लॉम्बॉक बुनियादी तौर पे वो शहर है जहाँ 90% मुस्लिम आबादी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुस्लिम आबादी है वो मुसलमान है, मसाजिद हैं। आज हम सुबह यहाँ आए तो कुछ विलेजेस में गए, जिसके बारे में मैं बाकायदा आपसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाऊँगा हर शहर की, और कुछ चीज़ें जो हमारे सीखने की हैं, पाकिस्तान के लिए सीखने की हैं, वो आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे लॉम्बॉक में छोटे गाँव हैं जो उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं, हुकूमत उनका ध्यान करती है, और उन देहातों में मुस्लिम आबादी है। मैं आज एक गाँव में गया और वहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस पे मस्जिद थी, और उसने मुझसे पूछा, मैंने मस्जिद के करीब आके खड़ा हुआ तो एक फ़र्द ने आके पूछा कि आपको डू यू नीड मुसल्ला, मीन आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं? इसका मतलब दे आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। 90% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी काबिल गौर है। नंबर एक कि यहाँ के मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, यानी वो नमाज का एहतमाम करते हैं, और दूसरे अगर मसाजिद के करीब नज़र आए तो उन्हें मुसल्ले का भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो रिजिड मुस्लिम्स नहीं हैं। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि रिजिड मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम में क्या फ़र्क है। ये मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब अगर मैंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया या मैंने अपना जो मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने अगर इजहार कर दिया तो फतवे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं कौन होता हूँ ये बात कहने वाला। लेकिन दर हकीकत इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि रिजिड मुस्लिम होने में और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ पे लोग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, रिजिड मुस्लिम्स नहीं हैं। अब रिजिड मुस्लिम ना होने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यहूद भी रहते थे तो उनको बाहैसियत शहरी वही हकूक़ हासिल थे जो मुसलमानों के थे। वो जो भी जजिया देते थे, टैक्स देते थे, वो एक मैकेनिज़्म तो ज़रूर था, लेकिन उनकी इज़्ज़त, उनका रुतबा बाहैसियत शहरी जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। यहाँ भी जो मुसलमान हैं वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, वो अपने जो भी उन रसूमात हैं, जो भी फ़राइज़ हैं उनको निभाते हैं, लेकिन वो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। यानी ऑस्ट्रेलिया से जो मेजॉरिटी आती है वो क्रिश्चियंस की होती है। इसके अलावा जो साइड पे लॉम्बॉक के शहर हैं वहाँ पे दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे मुसलमान जो है तबका वो अगेन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, अपने फ़राइज़ अदा करता है, लेकिन दूसरे को हकारत की नज़र से नहीं देखता, और दूसरे को इस हैसियत से नहीं देखता कि ये तो गंदा ही है, ये तो जहन्नमी है, ये तो बुरा ही है और हम ही अच्छे हैं। एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसकी बहुत ही डिटेल के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। ये पूरा मिजाज है, कैसे ये मिजाज डेवलप हुआ, और क्या दुनिया में ऐसे मुस्लिम सिर्फ यहाँ पे है? नहीं, दुनिया में कई इलाकों में ऐसे मुस्लिम हैं जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, रिजिड मुस्लिम नहीं है। और पाकिस्तान में महसूस होता है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स कम है, रिजिड मुस्लिम्स ज़्यादा है। ये मेरा नुक्ता नज़र है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ लॉम्बॉक के बारे में बताना ज़रूरी है कि लॉम्बॉक एक बहुत ही जिद्दत पसंद शहर नहीं है। यानी जिस तरह जकार्ता है, इस्लामाबाद है, लंदन है, पेरिस है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, आपका न्यूयॉर्क है, लेकिन लॉम्बॉक ऐसा शहर नहीं है। लॉम्बॉक को अगर मैं पाकिस्तानी शहर से मुमासलत दूं तो ये शायद सियालकोट की तरह का शहर है, शायद गुजरावाला की तरह, शायद उससे भी पीछे चले जाएं, शायद ओकाड़ा की तरह का शहर है, या मेरे ख्याल से ओकाड़ा की मिसाल ज़्यादा बेहतर है। ये ओकाड़ा की तरह का एक शहर है, और उस शहर के अंदर सरकार ने
ये सोच के कि लॉम्बोक क्योंकि एक साइड पे एरिया है और यहाँ की आबादी और इसके इर्द गिर्द की आबादी के लिए हमने कुछ करना है, तो उन्होंने न्यू बाली का एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि बाली हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अगले सालों में, अगले 10 सालों में सरकार जो है, इंडोनेशिया की सरकार, वो सुपर प्रेफरेंसेस डेस्टिनेशन पे फोकस करेंगे और उन सुपर प्रेफरेंसेस जो डेस्टिनेशन है उनमें एक लॉम्बोक है। अब ये सिर्फ कहा नहीं सरकार ने किया क्या? सरकार ने नंबर 1 ये किया कि इसी लॉम्बोक शहर में, जो कि एक छोटा सा शहर है, मोटो जीपी का सर्किट खड़ा कर दिया। इसके ऊपर पूरा वीडियो करूंगा। मोटो जीपी सर्किट ये है, वो जो आप रेसें देखते हैं ना मोटरसाइकिलों की, जो कि दुनिया के टॉप ममालिक में ही होती है। यहाँ से जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की वॉक पे वो मोटो जीपी सर्किट है। उसका छोटा सा वीडियो भी हमने बनाया है। मोटरसाइकिलें तो नहीं भाग रही थी, लेकिन हमने उस एरिया की तस्वीरें कुछ बनाई, कुछ वीडियोज़ बनाए, वो अक्सर शेयर करते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल मोटो जीपी सर्किट जो है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन यहाँ पे होल्ड किए और उसकी वजह से दुनिया जो है वो यहाँ आई और दुनिया ने यहाँ पे आके लॉम्बोक को देखा, लॉम्बोक के लोगों से मिले और डेफिनेटली फिर यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक एक्टिविटी हुई उसका फ़ायदा आवाम को हुआ। दूसरी चीज़, लॉम्बोक में जो है वैसे छोटे छोटे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, बी कैटेगरी रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन फिर सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया और यहाँ पे 2 बड़ी कंपनीज फिलहाल मौजूद है, लेकिन सुना है कि आने वाले दिनों में 3-4 और कंपनीज आ रही हैं। इस वक्त नोवाटेल जो है एक कंपनी और दूसरी पुलमैन एक बहुत बड़ी चेन है और नोवाटेल भी, ये दोनों जो है इनके यहाँ पे लग्जरी होटल्स मौजूद हैं और इसके अलावा स्मॉल होटल्स भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ऐसे इन्वेस्टर्स को उन्होंने इनवाइट किया है कि जो लग्जरी फैसिलिटीज़ दे सकें, ताकि आवाम जब आए दूसरे ममालिक से तो वो वही लग्जरी इंजॉय कर सकें। मैं इत्तफाकन नोवाटेल होटल के अंदर हूँ और उसी का ये बीच है। अभी तो कुछ पीछे नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कल सुबह हम यहाँ पे कुछ तस्वीर बनाएंगे, इट विल बी अ गुड व्यू। तो सरकार की जो संजीदगी है वो बहुत अहमियत रखती है और संजीदगी अल्फाज में नहीं होती, संजीदगी एक पूरे स्ट्रेटेजिक प्लान में होती है। सो आप बढ़ चढ़ के कह दें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो कहने से क्या जाता है? मतलब अली हमज़ा भी यहाँ बैठ के कह सकता है कि आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे कुछ दीजिए, मतलब मुझे आप लीडर बनाइए तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको ज़ीरो पे ले आऊँगा, मैं इन्फ्लेशन तब ख़त्म कर दूँगा, मैं पाकिस्तान को जो है वो पता नहीं चांद की बुलंदियों पर ले जाऊँगा और ये कर दूँगा। कहने में क्या है? लेकिन क्या अली हमज़ा के पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है? ऐसा प्लान है जिसपे उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, कहाँ कहाँ से मुश्किलात आ सकती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है? क्या अली हमज़ा के पास वो स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं अकोमोडेट भी किया और कहीं ना कहीं उन पर कानून भी लागू किया है? और कानून की सरपरस्ती के बगैर और सर्टेन चीज़ों को माने बगैर चीज़ें इकट्ठी चल नहीं सकती। सो लेडीज जेंटलमैन, आज की गुफ्तगू बस इतनी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, लीडर जो मर्जी बातें करते रहें, चाहे वो 30 साल पुराने लीडर हों या वो हों जिन्होंने 3-3.5 साल हुकूमत की है, कहानी बीच में स्ट्रेटेजिक प्लान की कमी की है। और स्ट्रेटेजिक प्लान की कमी की एक बड़ी वजह ये है कि सबसे पहले मैं, सबसे पहले मेरी पार्टी, सबसे पहले मेरे वर्कर, सबसे पहले हम, और पाकिस्तान भी है। अच्छा हाँ, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम एंड वी नीड टू कम आउट ऑफ इट। मैं पिछली भी व्लॉग जो है उसमें मैंने कोई सियासी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, परवेज़ खटक साहब ने ये बयान दे दिया, फ़लाँ ने ये बयान दे दिया, बिकॉज वो आप सुनते रहते हैं और मेरे ख्याल से उससे आपको तंग भी आ जाना चाहिए। और आपको अब ये समझना ज़रूरी है कि आपको बाहिसियत पाकिस्तानी शहरी, चाहे मुझे जवान सुन रहे हैं या थोड़े से उम्र वाले सुन रहे हैं, बाहिसियत शहरी हमें समझना है कि ओपन करें, दिलों को ओपन करें, ख्यालात को ओपन करें, अपनी मैं से निकल के मुआशरे का सोचें और इस मुआशरे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम अपने ताईं भी कुछ करें, ना कि सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाते रहें, क्योंकि दूसरों पे उंगलियां उठाना सबसे आसान है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बाहर से आके मिसालें देते हैं, वहाँ पे भाईजान ऐसे होता है तो वहाँ भाईजान ऐसे होता है, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है तो वो हजरत जो है वो ही करते हैं जो बाकी सारे कर रहे हैं। तो वहाँ पे बताने से क्या है भाई? ज़्यादा तो मैं अगर यहाँ आया हूँ और मैंने लोगों के अंदर एक आजिज़ी देखी है, मैंने लोगों के अंदर एक एहतराम का ख़ास अंदाज़ देखा है, तो क्या फ़ायदा अगर वो एहतराम, वो हम्बलनेस, वो आजिज़ी जो है वो मैं उसको देख के अपना ना पाऊँ? क्या फ़ायदा उसको खाली बयान करने का कि मैं पाकिस्तान आके आपसे व्लॉग्स में बताता रहूँ, बड़े आजिज़ लोग हैं, बड़े एहतराम करने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ
तो मुझे भी शायद ऐसा बनने की ज़रूरत है। आज तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप सब पॉलिटिकल खबरें भी शेयर करते रहेंगे, तज्जिए भी देते रहेंगे, लेकिन तज्जियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें सिमत मिले। भाई जाना कहाँ है, बिकॉज सिमत मिल जाएगी तो बहुत सी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।